Yeah. Next sum is, this is the last problem for this chapter. Okay, and that is solution 8. Before we go ahead with the solution, okay, uh, I would like to go on one note because I need to explain something. Okay, and just hold on. क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग ने, you give me one question, answer income and expenditure, and आपने सुना है receipts and payments. लेकिन क्या आपने सुना है receipts and expenditure account? How this is different from this two? अगर आपने सुना है तो, नहीं सुना नो तो सर, नहीं। आपने सुना है ये? नो सर। ओके, नहीं सुना है तो फिर कोई मतलब नहीं होता आपको पूछ के, आई प्रोसीड है। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, खास करके एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो ये रिसीट्स का आधा भाग यहाँ पे है और ये एक्सपेंडिचर यहाँ पे है, गलत। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर is replacement of income and expenditure, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट यहाँ पे भी बनता है और रिसीट्स एंड पेमेंट यहाँ पे भी बनता है, दोनों जगह पे बनता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर बनता है तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बन सकता है उसके जगह पे। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये आपको समझना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बेस्ड ऑन accrual basis, and whereas receipts and expenditure, for receipts and expenditure you need to understand that income is based on receipt basis. receipt basis मतलब क्या, actual basis, and expenditure is based on accrual basis. सर ऐसा कैसा आधा आधा कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। हाउ कम, कैसा कर सकते हैं ऐसा आधा आधा? एनी आंसर बेटा? कंसेप्चुअल है, and why I don't understand why this is not there in our institute module. अक्रूवल बेसिस पे क्यों नहीं, ये एक्चुअल बेसिस पे क्यों? ऐसा कैसा कोई एक्चुअल बेसिस पे करेगा, कोई अक्रूवल बेसिस पे करेगा? एक्चुअल बेसिस मतलब क्या? टू वेज, एक्चुअल इनकम रिसीव। बताता हूँ। एक्चुअल बेसिस को बोलते हैं कैश बेसिस। एक्चुअल कैश रिसीव्स। एक्चुअल बेसिस इज कॉल्ड एज कैश बेसिस एंड दूसरा है अक्रूवल बेसिस। नाउ आई डोंट नो ऐसा कैसा दो दो बेसिस है, आपने सुना है ऐसा दो दो बेसिस है? यस सर। ओके, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा बेसिस यूज करना चाहिए? अक्रूवल मीन्स इनकम अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड और नॉट पेड, ऐसा समथिंग ना? नहीं बेटा,
नो बेटा, सर अक्रूवल मीन्स अक्रूवल मीन्स आपका कितना करंट ईयर का है वो, बट नॉट रिसीव्ड, ऐसा ना, मतलब अक्रूड हो जाता है. See, while we closing the books ना, if suppose electricity accrued but not paid, तो वो उतना accrual basis पे हम लोग consider करते हैं ना books में. ओके. ये अक्रूवल में क्या होता है, आपने पेमेंट कितना किया या आपको कितना मिला टोटल, वो नहीं देखते. आपको ये देखना है कि मेरा करंट ईयर का कितना इनकम होना चाहिए और करंट ईयर का कितना एक्सपेंस होना चाहिए, वो देखते हैं. दैट इज अक्रूवल बेसिस. एक्चुअल क्या है, एक्चुअल मतलब मैंने कितना पे किया उतना ही मैं एक्सपेंस दिखाता हूँ, या मुझे कितना पैसा आया उतना ही मैं इनकम दिखाऊंगा. तो क्या दोनों राइट है? Yes sir. अगर दोनों राइट है तो मुझे कैसे पता चलेगा, क्या आपने कहीं पे देखा है एक्चुअल बेसिस यूज किए? मैंने तो नहीं देखा है. मैंने तो मोस्टली सब जगह क्या देखा है, अक्रूवल. ऐसा कैसा? Because there is something called as what? क्या है? It is called as, it is called as fundamental accounting assumption. सुना है कभी? Yes sir. Have you heard about fundamental accounting assumption? Yes sir. तो कितने हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption? नहीं सर, अभी उतना याद नहीं है मुझे. I can understand. There are three fundamental accounting assumptions. First, Going concern. second, and third. Going concern, approval and consistency. अगर कुछ याद आया क्या? Yes sir. किसमें दिया है ये सब? Accounting standards. Accounting standard 1. What is accounting standard 1? Disclosure. Disclosure of accounting policies. ठीक है. तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. ओके. क्योंकि देखो क्या वर्ड यूज किया है क्वेश्चन ने, उसको क्या कहते हैं? अजम्पशन. अजम्पशन मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप अप्रूवल यूज करो, आप कैश बेसिस भी यूज कर सकते हो. लेकिन सर हम लोग ज्यादा ये सब नहीं देखते. यस, क्यों नहीं देखते? क्योंकि जनरली सब लोग क्या फॉलो करते हैं? जनरल क्या है? मेजॉरिटी पीपल यूज व्हाट? Basis. वर्ल. तो सर कैश बेसिस कौन यूज करता है? कैश बेसिस आर यूज्ड जनरली बाय प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स. ये लोग क्या करते हैं? ये लोग है ना कैश बेसिस दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इनकम कैश बेसिस पे दिखाते हैं और एक्सपेंस है ना अक्रूवल बेसिस पे दिखाते हैं. सर ऐसा मिक्सचर का एक हो, बिकॉज वो बोलते हैं कि अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर. अगर कोई पेशेंट आया, बोलते हैं मैं बीमार हूं, मुझे ठीक कर दो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है. मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं काम पे जाऊंगा और आपको आपका पैसा दूंगा.
So let me tell you, example given, let me tell you, just because he is not having money, that doesn't mean that doctor will not serve. He has taken an oath, okay, I will serve the people. Okay, मैं लोगों की मदद करने आया हूँ. He takes an oath. इसलिए इसलिए वो क्या है, and that's why he will help. और आउटस्टैंडिंग है, अभी ह्यूमन टेंडेंसी है, वो ठीक हो गया, उसके बाद वो डॉक्टर की गली भूल गया, तो डॉक्टर उसके घर पे गुंडे नहीं भेजेगा, जा लेके आ पैसा उसके पास. ही शुड कम एंड गिव. तो जब वो आएगा, जब वो पैसा देगा, तभी वो इनकम बुक करेगा. जब तक उसने पैसा नहीं दिया, तब तक वो इनकम बुक नहीं करेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम इज डन ऑन एक्चुअल बेसिस. वैसा ही अकाउंटेंट के साथ होता है, वैसे ही लॉयर्स एक्सेट्रा. तो जनरली क्या होता है बेटा, जनरली पीपल जो प्रोप्राइटर्स है, प्रोफेशनल्स है, दे जनरली मेंटेन इनकम ऑन व्हाट बेसिस, इनकम ऑन अक्रूवल नहीं करते, इनकम एक्चुअल बेसिस पे करते. ठीक है, ओके. तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया. हम लोग अभी बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कैसे बनाएंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया है, एडजस्टमेंट दिया है. हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के बजाय रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे. कैसे बनता है ध्यान दीजिए प्लीज. मुझे सिर्फ आपको क्या बताना पड़ेगा, इनकम. What I will show is how to account income on actual basis या कैश बेसिस या रिसिप्ट बेसिस. कैसा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा बेसिस मेजरली यूज करता है वर्ड, कैश बेसिस. कैसे करते हैं प्लीज ध्यान दीजिए. अभी जैसे इनकम होगी तो क्या होगा, आपको पैसा आएगा, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम. दिस इज कॉल्ड बीइंग इनकम received. So now I take an example, suppose 10,000. अभी आपको एग्जाम्पल में दिया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग is equal to 2,000 and closing outstanding is equal to 3,000. ये इंफॉर्मेशन दिया है. अभी अज्यूम करता हूं और कुछ बोला नहीं है, तो लेट मी टेल यू बेटा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है. अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2,000 है और इंफॉर्मेशन कुछ भी साइलेंट है, तो हम लोग ने सीखा ना सब्सक्रिप्शन में, अगर कुछ भी बोला है तो हम अज्यूम करते हैं कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमें ये साल में मिल गया. यस और नो? बट सर इसमें तो इंक्रीज हुआ, इट मींस एक्सपेंडिचर बढ़ गया ना, एक्सपेंसेस. एक्सपेंडिचर कहाँ है, ये तो इनकम है. नहीं आउट ये आउटस्टैंडिंग होने दो, क्या मालूम वो करंट ईयर का ही है, वो पिछले साल का नहीं है. पिछले साल 2,000 बाकी था, आज 3,000 बाकी है. पिछले साल का जो पैसा है वो आगे रहेगा ना, और मैंने करंट ईयर में 3,000 रुपए का उधारी दिया है. इट कैन हैपन, नॉट अ बिग डील. ये 3,000 डज नॉट इंक्लूड दिस 2,000 बेटा, ऐसा जरूरी थोड़ी है. मेरा बेटा समझा आपको? यस सर. ठीक है, हाँ. तो ऐसा हो सकता है कि दिस कुछ नहीं बोला है, तो दैट मीन दिस 2,000 इंक्लूड दिस. अगर इंक्लूड करता है तो हम एक्सक्लूड करते हैं. हम एक्सक्लूड कैसे करते हैं, इनकम अकाउंट डेबिट 2,000 टू
आउटस्टैंडिंग इनकम 2000 और आज का आउटस्टैंडिंग है 3000। ऐसा एक ग्राहक है जिसको 3000 रुपया मुझे देना है, जिसने वो उसने अभी तक मुझे दिया नहीं, तो मेरे लिए रिसीवेबल है। तो मैं एंट्री पास करूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम। ओ मैंने नरेशन नहीं लिखा बिकॉज आई एम टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट, इसलिए आई विल टीच विद नरेशन। बीइंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग adjusted with current receipt। ओके और आज का आउटस्टैंडिंग है 3000, तो मेरे लिए रिसीवेबल है आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम 3000। ये क्या लिखूंगा, बीइंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटेड एंड व्हाट आई हैव टू डू इज, तो मैं अभी क्या करूंगा सर, मैं इनकम का बैलेंस ढूंढूंगा। इनकम इज 10,000, फिर माइनस 2000 किया तो 8000 और प्लस 3000 किया तो 11,000। फाइनली मैं क्या करता हूं फिर, इनकम अकाउंट डेबिट 11,000 is transferred to income and expenditure account 11,000। ये मैंने सीखा है, दिस इज व्हाट आई हैव स्टडीड इन अक्रूवल बेसिस, यस और नो। ऐसा ही हमने सीखा है, बरोबर है कि नहीं? यस सर, यस। ग्रेट। तो अभी क्या करते हैं मालूम है, वो जो आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग ये तो हम करेंगे ही करेंगे। अभी हम क्या कर देंगे, ये इसको जरा होल्ड पे रखेंगे। अभी क्या करेंगे, पिछले साल मैं क्या दिखाऊंगा, जितना भी मेरा आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, मैं उसका प्रोविजन कर दूंगा। तो प्रोविजन आपने सुना है, डेटर्स एंड यस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यस सर। जनरली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ये लोग आरडीडी करके बहुत यूज करते हैं। एक्चुअली इट इज रॉन्ग टू से आरडीडी, इट शुड बी सेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? When we assume that the certain amounts from the debtors will not receive, so we kept it as a provision for doubtful debts. We kept as in, Provision for doubtful debts. हाँ हम लोग क्या अज्यूम करते हैं बेटा? सर हम लोग को वो पैसा नहीं आएगा फ्यूचर में। हाँ पैसा डूब जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है पैसा मेरा डूब जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही है, जितना भी आउटस्टैंडिंग है ना, मेरा कितना आउटस्टैंडिंग था पहले 2000, तो मैं पूरा 2000 का क्या कर दूंगा, प्रोविजन कर दूंगा, यानी मेरा पैसा डूब गया। तो मैंने पिछले साल क्या एंट्री पास किया रहेगा, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो इनकम अकाउंट डेबिट Provision for doubtful debts. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग दिखाता हूं कितना, ये क्या हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर में ऐसा पास करता हूं। लेकिन ये ऐसा मैंने कौन से साल किया था, पिछले साल Last year, previous year, sir. यस यस। तो कहना है से सर ये साल तो मुझे आ गया, यस और नो, यस और नो, Yes, sir. तो मुझे आ गया, ये साल मुझे आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पिछले साल मैंने उसको नुकसान दिखाया, Profit. जबकि वो नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि वो मुझे पूरा का पूरा पैसा आ गया। अगर पूरा का पूरा Income पैसा आ credit. गया, तो मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। Yes. रिवर्स कर दूंगा तो एंट्री क्या पास करूंगा, Provision for doubtful debts to income. प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट हाँ, to टू income. इनकम।
तो ये क्या एंट्री हो गई, ये बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर करंट आउटस्टैंडिंग। मेरा करंट आउटस्टैंडिंग कितना है, मेरा करंट मतलब एट द एंड करंट आउटस्टैंडिंग इज नॉट 2000 बट 3000। और मैंने पिछले साल मेरा 2000 का आउटस्टैंडिंग था, उसको मैंने नुकसान दिखा दिया, जबकि वो आ गया तो अब मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूं, यानी अब मैं उसको इनकम दिखा रहा हूं। तो ये हो गया बीइंग प्रोविजन रिवर्स्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्यों? बिकॉज इट्स रिसीव्ड। हैव यू अंडरस्टूड मेरा बेटा? Yes, sir. Yes. अभी तू क्या करेगी, अभी व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, तेरा जितना रिसीव्ड है ना 10,000, बरोबर तेरी इनकम में बैलेंसिंग फिगर 10,000 ही आएगा। चलो देखते हैं। टेक इट ऑन योर कैलसी, 10,000 ले ले और तेरे कैलकुलेटर पे। मैंने भी ले लिया कैलकुलेटर पे 10,000। अभी डेबिट है 2,000 तो माइनस कर दूंगा 2,000। देन क्रेडिट है 3,000 तो मैं प्लस कर दूंगा 3,000। देन डेबिट है 3,000 तो मैं माइनस कर दूंगा 3,000। और क्रेडिट है 2,000 तो मैं प्लस कर दूंगा 2,000। व्हाट इज योर बैलेंसिंग फिगर? What is the balancing figure? 10,000. And the 10,000 will go to receipts and payment account. So income account debit to receipts and payment. Receipts and expenditure, income and expenditure के बजाय receipts and expenditure account 10,000। ये हो गई जर्नल एंट्रीज। Being current year income transferred to receipts and expenditure account। ये हो गई जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज अगर हो गई तो अब मैं क्या करूंगा, उसका लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं। दिस इज इनकम अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, ये आने वाला है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। प्रोविजन मतलब बैड डेट्स प्रोविजन का, ये हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग income is nominal, but this is not, it will have a income, will have a debit balance, to balance brought down, whereas this will have a credit balance and the amount will be same. If this is 2,000 so this is also will be 2,000, same amount। सिर्फ डेटर्स में क्या होता है, डेटर्स और पीडीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में अमाउंट प्रोविजन का छोटा रहता है 2% 3%, लेकिन यहाँ पे सेम होता है, तो नलीफाई हो गया। अभी क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर मुझे इनकम के नाम पे पैसा आएगा, तो इनकम बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, दैट इज बाय बैंक। तो अभी मेरे एग्जांपल में 10,000 है, ये 2,000 है, ये 2,000 है। चलो ठीक है। नाउ अभी मैं क्या करता हूं, क्या करूंगा, तो आई विल शो कि जो आउटस्टैंडिंग है वो मिल गया तो मैं मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम के सामने नलीफाई करूंगा, तो बाय इनकम 2,000, तो यहाँ पे लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग इनकम 2,000। अभी आई विल कम टू प्रोविजन। मुझे लगा कि ये पैसा डूब जाएगा, लेकिन ये पैसा आ गया, तो मैंने तो नुकसान दिखा दिया, तो अब मुझे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मतलब मैं ये नुकसान को नलीफाई कर देता हूँ, सेट ऑफ कर देता हूँ और इनकम को क्रेडिट करूंगा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे आएगा
by provision for outstanding. सिमिलरली अभी एट द एंड ऑफ द ईयर, आज के एंड में 3,000 रुपया आना बाकी है, तो आई पास एन एंट्री 3,000 इज पेंडिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग में डेबिट टू इनकम 3,000. ओके, और मुझे लग रहा है ये जो पैसा आउटस्टैंडिंग है डूब जाएगा, तो मैं नुकसान दिखा रहा हूँ. नुकसान कैसे दिखाऊंगा? बाय रिड्यूसिंग इनकम टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग. और यहाँ पे आ जाएगा बाय इनकम. ये हो जाने से I will, what I gonna do is I will close this and balance will be transferred to in receipts and expenditure account, to receipts and payment expenditure account. I'm sorry. So 10, 15, 15 में से 5 गया, 10,000 balance आ गया. Okay, तो ये गया. This will have a debit balance. Okay, by balance carried down 3,000 asset में जाएगा, and this will have a credit balance जो मेरे asset को outstanding को nullify करेगा, subtract कर लेगा वहाँ पे. Balance carried down 3,000. क्या journal entry और ledger posting आपको समझा है बेटा? हेलो, ठीक है. ओके, यस, कम ऑन, ये लिख लीजिए, कम ऑन. कम ऑन, ये सब लिख लीजिए, कम ऑन. Receipts and expenditure is replacement of income and expenditure. Income and expenditure is based on accrual basis. And receipts and expenditure, where income is based on receipt basis, that is actual, and expenditure is based on accrual basis. अभी मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ. So wait, sir, actually, don't scroll. So one request was there. Sir?